हाउ इज दिस हीलिंग डिफरेंट, एनर्जी हीलिंग विच यू से, एंड बाकी अदर फॉर्म ऑफ हीलिंग से ये किस तरीके से अलग है? स्पिरिचुअलिटी ये नहीं है कि वो आपको किसी भगवान से, परमात्मा से, गॉड से कनेक्ट करे। स्पिरिचुअलिटी दरअसल में अपने आप से कनेक्ट करने की बात है। मीन्स एनर्जी फ्लो एक टाइम पर कहीं रुक जाती है बॉडी में, फ्लो स्टक हो जाता है या फिर ब्लॉक हो जाता है, इज इट? तो आपने देखा होगा कई बार आप कुछ रील्स निकालते हैं, थोड़ी देर देखते हैं, फिर आपको लगता है मज़ा नहीं आ रहा है, फिर आप दूसरा देखते हैं, फिर आप तीसरा देखते हैं, राइट? लेकिन हर एक रील आपको उसी लेवल की डोपामिन देती है क्या? नहीं। बट ये जो बार बार फ्लक्चुएशन होता है, ये आपको इमोशनली डैमेज करती है। कुछ ऐसा एक्शन होगा जिससे हम जज कर सकते हैं कि दिस पर्सन और ही और शी नीड्स हीलिंग। और सिम्टम्स की जो आप अगर हम बात करें तो वो सिम्टम्स ऐसे निकलते हैं। आपने आजकल बहुत कॉमनली लोगों को सुना होगा कि नींद नहीं आती, स्लीपिंग डिसऑर्डर्स होने लगे हैं लोगों को। बट ये गट फीलिंग, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये तो अभी ज़्यादा वो हो गया कि नहीं यार गट फीलिंग आ रही है, लड़के बोल रहे हैं कि यार गट फीलिंग आ रही है मुझे तो इसके लिए, या फिर लड़कियां बोल रही है गट फीलिंग आ रही है, तो अब ज़्यादा प्रैक्टिस में आ गया ये टर्म गट फीलिंग वाला। कहीं ना कहीं हमारे डिसीजन भी इन्फ्लुएंस होते हैं बहुत सारी चीज़ों को लेके, बिकॉज वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड ऑफ इंफॉर्मेशन बम्बार्डिंग, राइट? इंफॉर्मेशन इज एवरीवेयर, बट वेयर इज विजडम? आपके अंतर मन में, आपके मन के अंदर कोई उथल पुथल अगर चल रही है, तो आप बाहर किसी भी युद्ध का विजेता नहीं हो सकते। युद्ध का तात्पर्य कोई भी प्रयास से हो सकता है, कोई भी एक्टिविटी से आप जोड़ सकते हैं। इंसान बहुत सारे अलग अलग विधाओं में प्रवीण है, बहुत सारे विधाओं का मास्टर है, लेकिन इसी अलग अलग विधाओं के वजह से हर डायरेक्शन में उसके ऊपर अलग अलग तरीके के प्रॉब्लम्स का प्रहार भी होता है, और ये प्रहार उसे बहुत तरीकों से जूझना पड़ता है, बहुत सारे नई नई डिफिकल्टीज को फेस करना पड़ता है, और इसके बीच में वो कहीं ना कहीं अपने पहचान को, अपने अस्तित्व को क्वेश्चन करता है, भूलने लगता है। और यही वो जगह है जहां पर आपको एक गुरु, एक हीलर, एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता होती है जो आपको इस दुर्गम क्षेत्र से उठाकर जीवन में असली ऊंचाइयों तक और अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस को महसूस करने में आपकी हेल्प करे। आज हमारे साथ एक होलिस्टिक वेलनेस कोच मानसी राव आज हमारे साथ इस सेट पर मौजूद हैं, जो आपको एनर्जी हीलिंग के कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट से रूबरू करवाने वाली हैं, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स को आप तक पहुंचाने वाली हैं जो आज तक इंडिया में किसी और ने नहीं किया है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू आशुतोष, थैंक यू फॉर हैविंग मी। आई नो हम बहुत दिनों से इस बारे में बात करने वाले थे और हमने बहुत सारी बातें भी की हैं, बट थैंक यू फॉर हैविंग मी। आई एम इक्वली ऑनर्ड एंड हम्बल्ड टू बी। इट इज प्लेजर टू हैव यू हियर विद अस। थैंक यू। Let's talk about this specifically this modality, neurosensory energetic healing की बात करते हैं। What is this modality? How it is performed? ये मुझे इसको बहुत अच्छे से डिटेल में जानना है, because this podcast is only for exploring this modality. बिल्कुल, और शायद आपने मेरे कुछ हाँ, आपके कुछ वीडियोस भी देखे मैंने। Yes, it was very surprising. I'll request the team की कुछ उसमें से अगर वीडियो क्लिप्स भी साथ में अगर हम लगा पाएं इसमें, तो that will be really good. आई विल प्रोवाइड दैट टू यू एंड डेफिनेटली शेयर करना चाहिए। तो आपने बिल्कुल, मैं इसे एक्सप्लेन करती हूँ। आपने जो देखा है आशुतोष, वो बिल्कुल ट्रू है। इसमें कहीं पर कोई ऐसा नहीं है कि लोगों को देखते हुए सबसे पहले ये लगता है, मुझे भी यही लगा था कि क्या ये सब कुछ स्टेज्ड है, और ऐसे कैसे कोई इतना वाइब्रेट कर सकता है, या फिर उसको फिजिकली हम इतना देख सकते हैं किसी को कि कोई हील हो रहा है और सडनली आपको रिफ्लेक्ट कर रहा है, क्योंकि आज तक हमने जो भी मॉडलिटी देखी उसमें कुछ टाइम लगता है हील होने में। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्लैरिफाई करना चाहूँगी कि देखिए हर हीलिंग मॉडलिटी की अपनी एक सिग्निफिकेंस है। जैसे कुछ जगह पे इट्स लाइक नॉट वन साइज फिट्स टू ऑल, हमें पता है, राइट? तो अगर इसी वजह से शायद हमारे पास में अलग अलग स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स होते हैं कि कोई आई को ट्रीट करता है, कोई ब्रेन को, कोई स्टमक को, कोई गट को। तो सिमिलरली हर हीलिंग मोडालिटी भी देखती है, लेकिन हम होलिस्टिक हीलिंग पे बात करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हमारी बॉडी तो एक वन यूनिट है, राइट? और अगर बॉडी में एक एरिया पे कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो दूसरे एरिया में भी उसके इफेक्ट्स दिखने शुरू हो जाते हैं। तो ये जो मोडालिटी है, इसमें वाई हम इतनी जल्दी इतना मतलब उसका इफेक्ट देखना शुरू करते हैं, वो इसलिए क्योंकि हमारी बॉडी में एनर्जी फ्लो होता है। हमारी बॉडी में एक फाशिया होता है, इसका मतलब है जो कि बोन और मसल्स को कनेक्ट करने वाला टिश्यू होता है, बहुत ही थिन लेयर पे वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। और जब हमारी एनर्जीज, वी नो दैट एवरीथिंग इज मेड ऑफ एनर्जी, राइट? हम खुद एक एनर्जी हैं, जिसे कि हिंदी में कहा जाता है प्राणा।
इसीलिए जब प्राण निकल जाते हैं, प्राण त्याग दिए जाते हैं, तो हम कभी भी किसी को नाम से रिफर नहीं करते, हम बॉडी कहते हैं, क्योंकि इंसान, मनुष्य, जीव बनता ही तभी तक है, तब तक रहता है जब तक उसके अंदर प्राण वायु होती है, तो उसे प्राण कहते हैं। उसे ही चाइनीज मेडिसिन में ची कहा जाता है, ची। तो CHI कहते हैं, कुछ लोग QI भी कहते हैं, तो ची पावर या फिर ची एनर्जी। और वैसे ही इंग्लिश में उसे कहा जाता है लाइफ फोर्स एनर्जी, लाइफ फोर्स एनर्जी, जिसे प्राणा जिसे हम कहते हैं। तो ये हमारी बॉडी में एग्जिस्ट करती है। अब होता ये है कि अगर ये आप देखिए, जब बच्चा हम इस दुनिया में आते हैं, हम देखिए कितने हैप्पी, हेल्दी, बिना किसी ईगो के, वी आर ट्रू सेल्फ, राइट, जिसे कि डॉक्टर दीपक चोपड़ा ने नाम दिया है होमोस्टेसिस का। दिस इज अ मेडिकल टर्म। होमोस्टेसिस स्टेट में रहते हैं, जहाँ पे कोई ईगो नहीं है, जहाँ पर कोई रिसेंटमेंट नहीं है, जहाँ पर कोई ऐसे इमोशंस नहीं है जो हमने ओवर द टाइम डेवलप किए हैं, और आज ऐसा होता है, राइट। तो बॉडी का जो फ्री फ्लो होता है वो कहीं ना कहीं इस जर्नी के दौरान उसमें ब्लॉकेजेस आ जाते हैं। तो देखिए ये अब साइकोसोमैटिक हो रहा है, राइट, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि बॉडी में प्राण एग्जिस्ट करता है और प्राण एनर्जी इजीली फ्लो करनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें ब्लॉकेजेस आते हैं और वो रुकता है, और इसीलिए और वो फिर अलग अलग सिम्टम से बाहर निकलता है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। तो उसे हम क्या, ऐसी कोई टेक्निक है, कोई ऐसे टूल हैं जिसके कारण हम उसे वापस से फ्लो में डाल सकें। तो इमेजिन करिए कि मैं एक लेमैन टर्म में समझाती हूँ, अगर आप किसी रोड से जा रहे हैं और बहुत सारा ट्रैफिक है, बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, सडनली एक एम्बुलेंस को निकलना है, तो वो एम्बुलेंस क्या करेगी? वो पहले सायरन देगी और एक्सपेक्ट करेगी कि सारे उसे थोड़ा जगह दे दें और फिर वो चीरते हुए निकल जाएगी। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट दिस सेंसरी एनर्जेटिक मोडालिटी डज टू यू, कि आपके जो भी ब्लॉकेजेस हैं वो ऐसा एक वेव और ऐसा एक फ्लो पैदा करती है विद द डिफरेंट मेरिडियन पॉइंट्स एंड डिफरेंट टेक्निक्स, कि वो सडनली इट पेव्स द वे फॉर एनर्जी टू फ्लो। और जब वो एनर्जी फ्लो करना शुरू करता है तो बॉडी अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करती है। कुछ केसेस में कुछ लोग वाइब्रेट होते हैं, उन्हें कुछ वाइब्रेशंस फील होते हैं। कुछ केसेस में मैंने तो यहाँ तक भी देखा है, जब मैं ये मोडालिटी परफॉर्म करती हूँ, कुछ लोग इमोशनल होके रोने लगते हैं, तो वो उनका इमोशनल रिलीज होता है। कुछ लोग रोने के बाद में थोड़ी देर के बाद में हंसने लगते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आपकी टीम को कि वो वीडियो शेयर करे, जिसमें एक लेडी पे जब मैं परफॉर्म कर रही थी, तो वो शी स्टार्टेड doing some dance moves. Really? While having that therapy? While having that therapy. So she gone into a phase and stage where first she was vibrating and then slowly she got into this dance move and she started feeling. और जब पूरी थेरेपी फिनिश हो गई तो हमने उनसे पूछा कि ये बहुत डिफरेंट था मेरे लिए भी, लेकिन जब पूछा कि आप ये क्या फील कर रहे थे, तो उन्होंने बताया कि when she was 7 or 6 year old she so wanted to be a dancer, लेकिन उसके घर में शी इज़ फ्रॉम जमैका एक्चुअली, उनके घर में मना कर दिया गया कि दिस इज़ ऑल ये ऐसा नहीं है कि तुम्हारे पास कोई डांस की स्किल है और कुछ भी। और कहीं ना कहीं उसने इस बात को बहुत स्ट्रांगली इमोशनली स्टोर कर लिया। okay. और देखिए आज इतने उसको बिलीफ बना लिया, उसे बिलीफ बना लिया, क्योंकि आप बहुत डिज़ायरली कुछ करना चाहते हो और आप रोक दिया गया आपको। तो यही तो होता है हमारी अक्सर हमने जो देखा है सोसाइटी में कि आप करियर बनाने जब जाते हो, या फिर चाहे किसी का डिसीजंस हो या फिर लाइफ पार्टनर का हो, आप इतने इमोशनल अटैच कर लेते हो अपने आप को किसी चीज़ों से, लेकिन जब वो चीज़ आपको नहीं मिल पाती है आप इमोशनली ड्रेन होते हो और ब्लॉकेजेस डेवलप करते हो। मेरा थोड़ा सा और बताइए, क्योंकि मुझे भी जानना है कि किस तरीके से आपने from India to USA and establishing yourself as a holistic wellness coach, training people around the globe, how it all went and किस तरीके से अभी जा रहा है सब कुछ? आई थिंक बहुत सारे लोग ये बात मुझसे पूछते हैं कि मानसी आपने कहाँ से शुरुआत करी और आप कैसे एक एनर्जी हीलर बनी। जब हम इस जीवन में अपना जीवन व्यतीत करते हैं, इसमें हम बहुत सारे ऐसे स्टेजेस से गुजरते हैं जहाँ पे हमें बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, नॉट जस्ट फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड बट वी इंटरनली स्ट्रगल अ लॉट, क्योंकि हमारे पास हमारा परिवार है। उसके बाद हम जब बड़े होते हैं तो परिवार के साथ में धीरे धीरे जहाँ पे हम शिक्षा लेते हैं, उसके बाद में हम कॉलेज जाते हैं तो वहाँ पे हम और लोगों से मिलते हैं, फिर जॉब की सिचुएशन आती है, फिर एक नया लाइफ पार्टनर जो कि नया पर्सन जो हमारी लाइफ में आता है। तो ये सारी चीज़ें हमें इमोशनल राइड में लेके जाती हैं
और हम बहुत सारे इमोशनल राइड से गुजरते हैं। तो मेरी भी शुरुआत कुछ ऐसी ही हुई। मैंने अपना एजुकेशन फिनिश किया। मैं एक बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आती हूँ। एजुकेशन फिनिश करने के बाद में सब कुछ ऐसा लगा कि मेरी लाइफ में बिल्कुल एक के बाद एक होता जा रहा है, जैसे अमूमन हम सभी इंडियंस, मिडिल क्लास इंडियन के साथ होता है। पढ़ाई करी, पढ़ाई फिनिश करने के बाद में मैं जॉब में आई। जॉब में आने के बाद में जब सडनली घर से जाना पड़ा और जॉब परसीव करना पड़ा, तो एक चीज़ समझ में आई कि आपको अपना पेरेंट खुद बनना पड़ेगा। अब आपके पास पेरेंट नहीं है जो हर छोटे छोटे डिसीजंस आपको लेके देंगे, आपको बताएंगे, आपको समझाएंगे। एट सम पॉइंट ऑफ टाइम वी ऑल हैव टू स्टार्ट पेरेंटिंग अवरसेल्फ। और ये बहुत प्रोफाउंड थॉट था मेरे लिए, क्योंकि जो इमोशनल पैडिंग घर से मिलती थी वो अब नहीं है। अब आप एक जॉब में हैं जहाँ पर इट्स लाइक आपके पास मैनेजर है या बॉस है या कलीग्स हैं। अब आप अपने वो चीज़ों को नहीं आगे परसीव कर सकते हो जो आप पहले घर में करते थे। आई नो इफ़ यू इट मेक सेंस टू यू। यस। बट ये बहुत कॉमनली होता है। और उस वक्त मुझे एक बहुत प्रोफाउंड रियलाइजेशन हुआ कि मैं बहुत इमोशनल राइड से गुजर रही हूँ। अच्छा, जब ये चल ही रहा था तो एज अ टिपिकल इंडियन फैमिली हमारे घर में बातें शुरू हो जाती हैं कि अच्छा अब आप शादी करिए, अपना लाइफ पार्टनर को आपको चूज़ करना है, आपको डिसीजन लेना है। तो जब वो आया तो फिर एक और नई चुनौती सामने आई कि अच्छा अब हमको एक नए रिश्ते बनाने हैं फिर उनसे। तो इस पूरे प्रोसेस में होता ये है आशुतोष कि आप इमोशनली बहुत ज़्यादा राइड पे जाते हो, बहुत सारे इमोशंस एक्सपीरियंस करते हो और आपको पता नहीं है कि उन्हें हैंडल कैसे करना है, राइट? और यहीं पे हम सबसे ज़्यादा इमोशनल बर्न आउट भी होते हैं, स्ट्रेस आउट भी होते हैं। तो दिस इज़ वेयर कहीं ना कहीं, जैसे तो लाइफ मेरी चल रही थी, जर्नी मेरी कंटिन्यू हो रही थी, लेकिन साथ साथ में इमोशनली ड्रेनेज भी हो रहा था। और जैसा कि हम अक्सर सुनते हैं, आपने सुना होगा, इंदिरा नूई ने भी ये चीज़ कही है कि स्पेशली विद अ वुमेन, राइट, आवर बायोलॉजिकल क्लॉक एंड आवर करियर क्लॉक आर ऑलवेज इन कॉन्फ्लिक्ट विथ ईच अदर। ये बात सच है, राइट? क्योंकि आप जब जॉब में जाते हैं, आप एक फ्रेशर होते हैं, फिर धीरे धीरे आप थोड़ा एक्सपीरियंस गेन करते हैं, आप एक इंटरमीडिएट लेवल पे पहुंचते हैं, फिर आप एक्सपर्ट लेवल पे पहुंचते हैं। वही टाइम होता है जब आप बायोलॉजिकली भी ग्रो कर रहे हैं, बॉडी की एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है। और मैं तो यही रिकमेंड करूंगी, मेरे एक्सपीरियंस है कि सबको उस बायोलॉजिकल क्लॉक को रिस्पेक्ट भी करना चाहिए। तो उसी वक्त मेरा मदरहुड स्टार्ट हुआ और बहुत सारे इमोशनल राइड फिर से शुरू हुए। तो ये जो पूरी जर्नी थी, ये सब कुछ, सारा कुछ जब साथ में होता है ना, तो कहीं ना कहीं हम सबसे बड़ी गलती करते हैं, हम अपने इमोशंस को सप्रेस करने लगते हैं और वहीं से आपके पर्सनल इमोशनल डैमेज शुरू होता है। और इसीलिए हीलिंग बहुत ज़रूरी है। हीलिंग दरअसल में, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल से अगर समझाऊं, तो इमेजिन करिए कि अगर किसी वॉल में एक क्रैक है, तो क्या आप पेंट लेकर के उसे पेंट करने लग जाएंगे और वो वॉल क्लीन दिखेगी? नहीं, रिपेयर नहीं करना दिखेगी, पड़ेगा उसे। रिपेयर करना पड़ेगा, राइट? तो आप उसके लिए कुछ ऐसा टेक्सचर लाएंगे जिससे पहले आप उस क्रैक को फिल करें और उसके बाद उसे ब्यूटिफाई करें, उसके बाद आप उस पे पेंटिंग करें और उसे सुंदर बनाएं। तो हीलिंग वही काम करता है, क्रैक को फिल करने का। अगर आपके पास कोई इमोशनल वूंड है, आपके पास इमोशनल ट्रॉमा है, आपके पास में इमोशनल बैगेजेस है, ब्लॉकेजेस हैं, तो आपको पहले उसे हील करना होगा। विदाउट हीलिंग आप ग्रो नहीं कर सकते। तो मैंने सुना है कि लोग अक्सर कहते हैं कि मुझे मोटिवेट कर दीजिए, मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। तो ये मोटिवेशन फिर उसी पेंट की तरह है कि आप उठा के उसे पेंट करें और एक्सपेक्ट करें कि वो क्रैक फिल हो जाए। अच्छा, मोटिवेशन वर्क्स एज पेंट, राइट? हीलिंग वर्क्स एज रिस्टोरेशन। Absolutely. It's like you need to first heal your wound, right? उसके बाद आप ग्रोथ पे जाओगे, क्योंकि अगर आपका फाउंडेशन ही हिला हुआ है और कमजोर है तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। इट्स अ गुड क्लैरिटी, मीन्स बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया हाउ मोटिवेशन वर्क्स एंड हाउ हीलिंग वर्क्स। ओके, लेट्स डीप डाउन चलते हैं थोड़ा और हीलिंग को एक्सप्लोर करते हैं। वी हैव डिफरेंट मोडालिटीज ऑफ हीलिंग, राइट? इसके तरीके से और भी बहुत सारी मोडालिटीज हैं जिसको आज कल हीलर प्रैक्टिस कर रहे हैं और लोग उसका लाभ भी उठा रहे हैं। हाउ इज दिस हीलिंग डिफरेंट, एनर्जी हीलिंग विच यू से, एंड बाकी अदर फॉर्म ऑफ हीलिंग से ये किस तरीके से अलग है? बिल्कुल, तो मैं थोड़ा सा इस पे लाइट शेड करती हूँ कि एनर्जी हीलिंग क्या है
और मैं कौन सी हीलिंग करती हूँ, सो मैं थोड़ा सा पीछे लेके जाती हूँ। आई थिंक आपने इंट्रोडक्शन में भी पूछा था कि मैं कौन कौन सी हीलिंग करती हूँ। तो आई एम अ ग्रैंड मास्टर सर्टिफाइड रेकी हीलर। आई एम ऑल्सो डू द सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग, सो NLP भी मैं यूज़ करती हूँ। आई एम अ सर्टिफाइड NLP हीलर एज वेल। और जब मेरी जर्नी हीलिंग में स्टार्ट हुई थी मोरलेस आशुतोष, मेरा भी सबसे पहले ये था कि मैं भी एक एक टनल में एक रोशनी को ढूंढने ही निकली थी। मुझे भी नहीं पता था कि मैं शुरुआत कहाँ से करूँ, क्योंकि मैंने खुद अपने साथ एक बर्नआउट फील किया। मतलब जैसे मैंने आपको कहा कि बहुत यंग एज से करियर भी चल रहा है, साथ में पर्सनल लाइफ भी चल रही है, मदरहुड भी चल रहा है, रिश्ते भी हो रहे हैं, तो बहुत इट स्टार्ट टेकिंग इमोशनल टोल ऑन यू। तो एक टाइम आता है जब आप बर्नआउट होना शुरू हो जाते हो, और ये सबसे कॉमन प्रॉब्लम है, इशू है आज की डेट में। विथ अ लॉट ऑफ हसल बसल लाइफस्टाइल, राइट, भागा दौड़ी में, आपाधापी में हमें बहुत सारे इमोशनल ट्रॉमाज होते हैं, और हम उन्हें सप्रेस करते हैं, और हम उसे नम करते जा रहे हैं। तो यहीं पर हीलिंग की शुरुआत होती है। तो मैंने ये सारी मोडालिटीज सीखी, और दिस इज हाउ आई गॉट इनटू स्पिरिचुअलिटी। और मैंने इस पूरे प्रोसेस में एक चीज़ सीखी कि स्पिरिचुअलिटी ये नहीं है कि वो आपको किसी भगवान से, परमात्मा से, गॉड से कनेक्ट करे। स्पिरिचुअलिटी दरअसल में अपने आप से कनेक्ट करने की बात है। अगर आप अपने आप से कनेक्ट करते हैं, दैट इज स्पिरिचुअलिटी। अब आपके पास में बहुत सारे वे हो सकते हैं। आप ब्रेथ वर्क करके स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप रेकी हीलिंग के द्वारा कर सकते हैं। इनफैक्ट NLP भी एक प्रकार की स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, क्योंकि आप अपने सबकॉन्शियस से बात कर रहे हैं। तो आप देखिए, सारे केसेस में कोई एक्सटर्नली आपको नहीं हेल्प कर रहा है, कोई एक्सटर्नल रिसोर्स आप नहीं लेवरेज कर रहे हैं, यू आर टर्निंग टूवर्ड्स यू, टूवर्ड्स इनसाइड, एंड दैट इज हाउ द स्पिरिचुअलिटी बिगिंस। सो मेरी भी शुरुआत वहीं से हुई। सारी मोडालिटीज़ मैंने सीखी, और फिर मेरे पास एक ऐसी मोडालिटी आई जो कि एंशंट मोडालिटी है, जिसका नाम है सेंसरी एनर्जेटिक्स। इसके फाउंडर हैं डैनियल फ्लैश। डैनियल फ्लैश इज़ एक्चुअली अ मार्शल आर्ट्स नेशनल लेवल चैम्पियन, एंड 5 साल से उन्होंने मार्शल आर्ट्स स्टार्ट किया, और 15 साल की उम्र तक वो नेशनल लेवल चैम्पियन बन गए। लेकिन उन्होंने एक चीज़ रियलाइज़ करी कि मार्शल आर्ट्स अपने आप में एक बहुत एंशंट टेक्निक है। कुछ 2000-3000 साल पहले उसकी शुरुआत हुई थी, और वो एक्चुअली वॉरियर्स में बहुत प्रचलित था। वॉरियर्स उसे यूज़ करते थे। लेकिन जब उन्हें चोट लगती थी, जब वो डैमेज होते थे, तो वॉरियर्स अपने वॉर को छोड़ के जा नहीं सकते, राइट? उन्हें पहले अपने आप को हील करना है। तो वहाँ पर इस मोडालिटी को इंट्रोड्यूस किया गया कि मार्शल आर्ट में एक टेक्निक होती है, जहाँ पर आप अपने whatever technique you use to hurt, you can use a similar technique to heal. Really? Yes. So there are some nerves, there are some meridian points in the body, जिसको कि आप प्रेस करके, आप टच करके, आप अपने बॉडी में एक एनर्जी को, फ्लो को फिर से रीस्टार्ट कर सकते हैं। Oh. तो जैसे आपने सुना होगा कि रेकी भी एक मोडालिटी है, जिसमें हम यूनिवर्सल एनर्जी को लेवरेज करते हैं, यूनिवर्सल एनर्जी को यूज़ करके हम हील करते हैं। ये भी एक मोडालिटी है जिसमें कि आप अपने आप को सेल्फ हील करते हो। पर्सन खुद सेल्फ हील करता है, जस्ट विद द सपोर्ट ऑफ अ फैसिलिटेटर और अ कोच और अ मेंटर, बाय रीस्टार्टिंग द एनर्जी फ्लो इन योर बॉडी। सो दैट इज व्हाट दिस सेंसरी एनर्जेटिक्स इज ऑल अबाउट। मीन्स एनर्जी फ्लो एक टाइम पर कहीं रुक जाती है बॉडी में, फ्लो स्टक हो जाता है या फिर ब्लॉक हो जाता है, इज इट? बिल्कुल, एब्सोल्युटली, दैट इज वेरी ट्रू। होता क्या है कि जैसा मैंने कहा, आपाधापी में, इस भाग दौड़ में हम धीरे धीरे अपने इमोशंस को नम करते जा रहे हैं। आप देखिए, अगर आप घंटों जब रील स्क्रॉल करते हैं या शॉर्ट्स देखते हैं, आपने उस वक्त नोटिस किया होगा कि आप जिस भी थॉट में होंगे, सडनली वो थॉट डिसअपियर हो जाता है, क्योंकि आप इतना इनग्रेन्ड हो जाते हैं उस चीज़ में। और इमेजिन करिए, वो एक लेवल का डोपामीन सर्ज देता है आपको, मतलब वो एक हाई राइज करता है आपके डोपामीन को, और सडनली वो डोपामीन ड्रॉप हो जाता है, अगर आपको उसी लेवल का प्लेजर ना मिले तो आपने देखा होगा, कई बार आप कुछ रील्स निकालते हैं, थोड़ी देर देखते हैं, फिर आपको लगता है मज़ा नहीं आ रहा है, फिर आप दूसरा देखते हैं, फिर आप तीसरा देखते हैं, राइट? लेकिन हर एक रील आपको उसी लेवल की डोपामीन देती है क्या? नहीं। बट ये जो बार बार फ्लक्चुएशन होता है, ये आपको इमोशनली डैमेज करती है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है इमोशनल डैमेज का। उसके साथ में हम आजकल देखते हैं, ये हमें मानना पड़ेगा कि अगर हम स्टूडेंट हों या वर्क प्लेस में हों या फिर घर पे हों,
हर दिन आपका प्लेजेंट नहीं जाने वाला, कहीं ना कहीं कुछ अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस होंगे। कभी आप बॉस कुछ कहता है, कभी आप वर्क प्लेस में मैनेजर कुछ कहता है, कभी स्टूडेंट को कुछ फेस करना पड़ता है, कभी आपके घर में आपके घर वाले पेरेंट्स कभी कुछ कह देते हैं, तो आपको एक इमोशनल डैमेज होता है, राइट? लेकिन अब क्या जिंदगी वहां रुक जाती है? नहीं। नहीं, अब आपको आगे बढ़ना है, आपको अपने काम फिनिश कर रहे हैं, लेकिन हमारी बॉडी ने उस इमोशनल डैमेज को परसीव कर लिया और स्टोर कर लिया। इसीलिए कहा जाता है कि बहुत सारे एक्सप्रेशंस हमारे बॉडी में अलग अलग पार्ट्स में यूज होते हैं। मैं आपको समझाती हूँ, आपने चक्रास तो सुने होंगे, यस। राइट? चक्रास के साथ में ये होता है कि जैसे हम बोलते हैं हमारा मूलाधारा चक्र, जो रूट चक्र है, वो हमारा जो स्टेबिलिटी है, फियर है, एंगर है, उसे स्टोर कर लेता है। और सिमिलरली जैसे हम आगे बढ़ते हैं, मूलाधारा, स्वादिष्टाना, राइट, स्वादिष्टाना और फिर मणिपुरा, तो ये 3 लोअर चक्रा अक्सर ऑल काइंड ऑफ इमोशंस स्टोर कर लेते हैं। हमारे इमोशंस शोल्डर में भी स्टोर होते हैं। शोल्डर में इमोशन स्टोर होते हैं। हमारे इमोशंस हमारे हार्ट चक्र में स्टोर होते हैं। इसीलिए बहुत जगह देखा गया है, लोगों को जिनको हार्ट अटैक की इशू होती है, वो हमेशा किसी ना किसी इमोशनल ट्रॉमा से गुजरते हैं या गुजर चुके होते हैं, क्योंकि उनका हार्ट चक्र, उनका हार्ट सेंटर वीक हो जाता है। तो ये एक्सपीरियंसेस के कारण हमारे बॉडी में इमोशन स्टोर होने लगते हैं, और इन्हीं स्टोर्ड इमोशंस को, यही स्टोर इमोशंस एक्चुअली मैनिफेस्ट करते हैं डिसीजेस को। इसीलिए आपने देखा होगा पिछले कुछ 2 डेकेड्स में हम ऐसी ऐसी बीमारियां सुनते हैं जो हमने पहले कभी नहीं सुनी। मानते हैं कि नहीं? बहुत सारे डिसीज हैं, और ये सारी डिसीज साइकोसोमैटिक हैं। साइको मतलब मेंटली, इमोशनल, और सोमा मीन्स बॉडी। तो मोस्ट मेजॉरिटी ऑफ द डिसीजेस आर साइकोसोमैटिक, which have been developed psychologically. क्या होता है अगर आप कभी कोई चीज देखते हैं? देखिए, आप कोई भी चीज कैसे परसीव करते हैं, या तो आप देखते हैं, या तो आप सुनते हैं, या आप पढ़ते हैं। तो विजुअल्स, व्हाट यू हियर एंड व्हाट यू एक्सपीरियंस, राइट, यही बेसिकली होता है। यही इमोशंस का काम करते हैं। और जब ये बॉडी में जाते हैं और कुछ अनप्लेजेंट होता है, जैसे आप कई बार होता है, आप कुछ अनप्लेजेंट न्यूज सुनते हैं, आपको लगता है आपने उस वक्त सुना और आप वहां से निकल गए, मगर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि आपके माइंड में सबकॉन्शियसली चीजें बैठ रही हैं। हम पर डे मोर देन 20,000 से ज्यादा थॉट्स आते हैं। और क्या आप जानते हैं कि हर एक थॉट एक न्यूरल नेटवर्क क्रिएट करता है, हर एक थॉट। तो जब आपने कुछ सुना, वो थॉट जाके आपके सबकॉन्शियस में बैठा, अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस बैठा, किसी ने कुछ बुरा कहा, वो बैठा, और इस वजह से हम इमोशनल नमिंग डेवलप करते जा रहे हैं। और इसीलिए ये सारी साइकोसोमैटिक इश्यूज होती हैं, स्ट्रेस, बर्नआउट, एंजाइटी, यू नेम इट। और ये सब कुछ क्यों होता है? और यही धीरे धीरे डिजीज में कन्वर्ट होती है। इसीलिए आपने देखा होगा आजकल ज़्यादा से ज़्यादा हीलर्स हैं, बिकॉज वी नीड मोर हीलर्स। हमें चाहिए कि कोई इस बारे में बात करे, हमें एजुकेट करे, क्योंकि ये हमारे एजुकेशन सिस्टम में नहीं है। हमें कभी बताया नहीं गया, कभी पढ़ाया नहीं गया दैट हाउ टू हैंडल डील विथ लाइफ सिचुएशंस। हम सब्जेक्ट्स तो पढ़ लेते हैं, लेकिन हमें जीवन नहीं पढ़ाया गया। जीवन कोई सब्जेक्ट नहीं था। तो यहाँ से हम अपने इमोशंस और इमोशनल ट्रॉमा डेवलप करते हैं, और इसीलिए हीलिंग की ज़रूरत है। ओके, हीलिंग की ज़रूरत क्यों है ये तो हमें पता चला, लेकिन कुछ ऐसे साइंस होंगे, कुछ ऐसी एक्सपीरियंसेस, या कुछ ऐसा एक्शन होगा जिससे हम जज कर सकते हैं कि दिस पर्सन और ही और शी नीड्स हीलिंग, या फिर हम अगर सेल्फ एनालिसिस करना हो कि व्हाट आर दोज पॉइंट्स जो मुझे बताते हैं कि आई नीड हीलिंग। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। सो अब हम थोड़ा सिम्टम्स पे जाते हैं, राइट? और ये बिल्कुल आपने बहुत वैलिड क्वेश्चन पूछा कि मुझे पता कैसे चलेगा कि मुझे हीलिंग की ज़रूरत है, राइट? तो ये बहुत वैलिड क्वेश्चन है। चलिए इसको थोड़ा ऐसे समझते हैं। इमेजिन करिए कि आपके पास एक गाड़ी है, राइट? कार है समझिए, और कार में कभी कभी ऐसा होता है कि सडनली आपने जब नई नई रहती है तो सब कुछ बड़ा अच्छा काम कर रहा होता है, राइट? सारे उसके चीज़ें बहुत सही चलती हैं। आप उसको देर सवेर मेंटेनेंस पे भी भेजते हैं, राइट, ताकि वो मेंटेन होता रहे। तो आप मेंटेनेंस करते हैं अपने कार की। आप जानते हैं कि एक कोई चीज़ जो मैकेनिकल है, उसको मेंटेनेंस की ज़रूरत है। क्या हम अपनी बॉडी को भी ऐसे मेंटेनेंस करते हैं?
वेल सिर्फ नहाना या फिर सो जाना ये मेंटेनेंस नहीं है, बट इसके बियॉन्ड भी कुछ चीजें होती हैं, क्योंकि ह्यूमन बॉडी इज अ मशीन, इट हैज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अराउंड इट, राइट? तो इसकी भी मेंटेनेंस करनी बहुत ज़रूरी है। और सिम्टम्स की जो आप अगर हम बात करें तो वो सिम्टम्स ऐसे निकलते हैं, आपने आजकल बहुत कॉमनली लोगों को सुना होगा कि नींद नहीं आती, स्लीपिंग डिसऑर्डर्स होने लगे हैं लोगों को, लोग बहुत लेट लेट तक सो नहीं पाते, बेड पे जाते हैं तो करवटें बदलते हैं, परेशान होते हैं, और फिर उसे नम करने के लिए फिर फ़ोन हाथ में ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि दरअसल में वो उससे भाग रहे हैं। सेम चीज़ होती है, सुबह उठा नहीं जाता, क्योंकि भैया आप सही सही से सोएंगे नहीं, उठा नहीं जाएगा और आप ड्रेन्ड आउट हैं। तो ये एक बहुत कॉमन सिम्टम है। तो अगर आपकी स्लीप सही नहीं है, मैं ये नहीं कहती कि आपको 8 घंटे या 10 घंटे सोना है, सबका स्लीप पैटर्न अलग हो, सबकी स्लीप रिक्वायरमेंट अलग है, लेकिन हर दिन कम से कम सही एक टाइम पे जाके सोना और एक टाइम पे उठना, अगर ये नहीं हो रहा है, इसका मतलब है आप स्लीप डिप्राइव्ड है, स्लीप इश्यूज़ हैं आपको, उसे फिक्स करना ज़रूरी है। तो ये एक सिम्टम हुआ। दूसरा आपने देखा होगा डाइजेशन। आजकल डाइजेशन एक बहुत बड़ा इशू है और कॉमन प्रॉब्लम है। मेजॉरिटी ऑफ द लोग आईबीएस से ग्रसित हैं, राइट? इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। और क्यों? क्योंकि ऑफ कोर्स बैड फूड हैबिट्स। आपको पता है कि हमारे बॉडी में जो हेल्दी बैक्टीरिया हुआ करते थे आज से शायद 2 जनरेशन बैक, उनकी संख्या कुछ 43% गिर गई है। ओके, सबके बॉडी में, मतलब इंक्लूडिंग मैन इन एन एवरेज। और ये मैंने सुना है, ये डॉक्टर्स ने कहा है, स्पेशली गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, द गट स्पेशलिस्ट, कुछ हद तक गिर गई है, हो सकता है मेरा नंबर यहाँ वहाँ हो सके, लेकिन ये हुआ है, राइट? हेल्दी बैक्टीरियाज हैव गॉन डाउन। अच्छा, हमने सुना है कि गट इज अ सेकेंड ब्रेन। तो आज आप देखिए, इसीलिए पहले हम यूज़ करते थे, हमारे शायद 2 जनरेशन पहले नाना और दादा जी वाली जो फेज़ होती थी, वो बोलते थे कि ये डिसीजन कैसे लिया? तो बोले मन किया, मेरे गट ने कहा, मेरा इंट्यूशन हुआ। आज आप सुनते हैं क्या? हम और लॉजिकल तो हुए हैं, विच इज़ ग्रेट, लेकिन हमारे इंट्यूशन कम हो गया है, एंड दैट इज़ बिकॉज़ ऑफ द गट इश्यूज़। तो वो भी एक बहुत बड़ा सिम्पटम है, वो भी एक बहुत बड़ा सिग्नल है कि आपको हीलिंग की ज़रूरत है। बट ये गट फीलिंग, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये तो अभी ज्यादा वो हो गया कि नहीं यार गट फीलिंग आ रही है, लड़के बोल रहे हैं कि यार गट फीलिंग आ रही है मुझे तो इसके लिए, या फिर लड़कियां बोल रही है गट फीलिंग आ रही है, तो अब ज्यादा प्रैक्टिस में आ गया ये टर्म गट फीलिंग वाला। वेल नॉट ट्रूली, तो शायद हो सकता है कि लिटरली नहीं हो, ये सिर्फ एक फैशन सेंस में यूज हो रहा हो, लेकिन इन अ रियलिटी ये फैक्ट है कि आप पहले अपने हंच से जाते थे, क्योंकि आपके पास में वैलिडेट करने के लिए फ़ोन नहीं हुआ करते थे। आजकल आप देखिए, आपके पास कोई भी डाउट होता है, कोई भी क्वेश्चन होता है, या कोई भी एक डिसीजन लेना हो, तो आप उसके पहले बहुत सारे एनालिसिस पैरालिसिस करते हैं। मैं पैरालिसिस बोलती हूँ, तो हम बहुत सारे एनालिसिस पैरालिसिस खोल लेते हैं, और कहीं ना कहीं हमारे डिसीजन भी इन्फ्लुएंस होते हैं बहुत सारी चीज़ों को लेके, बिकॉज वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड ऑफ इंफॉर्मेशन बम्बार्डिंग, राइट? इंफॉर्मेशन इज एवरीवेयर, information is everywhere, but where is wisdom? That's where we need to draw the line, right? तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं इमोशनल टोल लेती हैं और ये स्टोर होती हैं। तो अनदर सिम्टम मैंने आपको बताया कि बाउल सिंड्रोम। इसके अलावा आपने देखा होगा कि सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आज की डेट में हो रही है वो है रिलेशनशिप सस्टेनेंस। कोई भी रिलेशन हो आपके आसपास, कोई भी रिलेशन हो, चाहे वो एक फादर सन का रिलेशन हो, चाहे वो एक लाइफ पार्टनर का रिलेशन हो, इवन डेटिंग करते हुए बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का रिलेशन हो, या फिर अपने रिलेशनशिप अपने मैनेजर या फिर बॉस से हो, पेशेंस लेवल हैज गॉन डाउन। एवरीबडी इज लुकिंग फॉर अ फास्ट इंस्टेंट रिजल्ट, राइट? क्योंकि हम अपने साथ बैठते ही नहीं हैं, अपने साथ नहीं बैठते, अपने sitting साथ with नहीं yourself. बैठते। You don't sit with your, so that's why I always say, your body actually communicates with you in the form of a pain. You know what is pain? It's a body way of communicating to you. आप देखिए, अगर आपके हाथ में सडनली आपको हाथ में पेन हो रहा है, आपके जॉइंट में पेन हो रहा है, वो आपको बॉडी आपसे बात कर रही है, वो कहना चाह रही है कि मुझे रेस्ट दो। अदरवाइज कैसे पता चलेगा? मतलब उस जगह पे वो वल्नरेबल है, वहां पे कुछ डैमेज हुआ है, और ये आपकी बॉडी एक सेंस भेजती है आपके न्यूरल नेटवर्क को, और आपको सेंस होता है कि अच्छा यहाँ पे कुछ इशू है, तो आप उस पेन को फील करते हैं। तो पेन इज अ frequency of communication. It's trying to talk to you.
सो हियर दैट आउट, तो सिट विथ योर पेन, राइट? आपको पता है कि नहीं, एक और मोडालिटी है जिसका नाम है होप, आपने सुना होगा शायद। तो होपनोपनो के बारे में मुझे पता नहीं कि आप कितना जानते हैं, लेकिन इसके बारे में बहुत सारे पॉडकास्ट में भी कहा गया है। लेकिन ये फैक्ट है, एक हवाईयन डॉक्टर हैं, डॉक्टर ल्यू हेन, जिन्होंने पूरा का पूरा एक मेडिकल हॉस्पिटल जहाँ पे बहुत ही हार्डकोर क्रिमिनल्स को रखा जाता था, बहुत ही वल्नरेबल स्टेट के, उनको डिस्टेंस से ही होपनोपनो परफॉर्म करके उन्हें हील किया। सो क्वेश्चन ये नहीं है कि उन्हें हील कैसे किया गया, लेकिन ये बताया गया कि होपनोपो दरअसल अपने पेन के साथ बैठने का एक तरीका है। You actually, when you are in a pain, you hold that spot, you send your strong vibrations and energy and healing, saying that I am sorry, please forgive me, I love you, thank you. जैसे मुझे अगर नी में पेन है तो आप उस एरिया को थोड़ा प्यार दीजिए, उसे 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 फील करिए और अपने पेन के साथ बैठिए और उसे बोलिए कि आई एम सॉरी, शायद मैंने ध्यान नहीं रखा, मैंने कुछ ऐसी गलत हैबिट्स करी जिससे इस पे प्रेशर आया, प्लीज़ फॉरगिव मी। और आप जब ऐसा कहते हैं तो आपकी बॉडी के सारे सेल्स एट अ सेल्युलर लेवल, यू आर सेंडिंग द हीलिंग टू दैट पर्टिकुलर ऑर्गन। आई थिंक दैट कैन बी अ वन पैरेलल, बट अगर मैं देखूं तो मे बी इसका रीजन ओबेसिटी भी हो सकता है, ओवरवेट भी हो सकता है। अगर नी पेन हो रहा है तो मतलब कैसे डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं हम इसमें? आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि बहुत सारे लोग हैं आपके फ्रेंड सर्कल में या नेटवर्क में ही जो बहुत अच्छे से खाते हैं, लेकिन वो वेट पुट ऑन नहीं करते। ये चीज़ आपने ऑब्जर्व करी होगी। और कुछ लोग हैं जो बहुत कम खाते हैं। पॉइंट आउट, या फिर हम इसको इस टर्म में बोलते हैं कि इनका मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा है या फिर इसका मेटाबॉलिज्म इतना अच्छा नहीं है, हम ये बोल के उस बात को आई गई कर देते हैं। बिल्कुल। और वो मेटाबॉलिज्म क्या है? वो मेटाबॉलिज्म आपके बॉडी में जो प्रोसेस चलता है, जो एनर्जी के थ्रू जो डाइजेशन प्रोसेस चलता है, अगर वो हेल्दी है तो आप फटाफट फैट बर्न करेंगे, वो स्टोर नहीं होगा। और फैट स्टोर करने के पीछे बहुत बड़ा कारण है इमोशनल ब्लॉकेज। आपको पता है आशुतोष, एक बहुत रिनोन्ड कनेडियन डॉक्टर हैं, डॉक्टर गबार माटे। ही इज़ अ ट्रॉमा इन्फॉर्म्ड डॉक्टर, और उन्होंने बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ को रिजॉल्व किया है। वो मतलब चाइल्डहुड ट्रॉमा और ऐसे इश्यूज़ पे वो काम कर चुके हैं, क्वाइट सीनियर डॉक्टर। उन्होंने एक बहुत शॉकिंग डेटा रिवील किया है अभी रिसेंटली एक पॉडकास्ट में भी। उन्होंने कहा है कि 80% ऑफ ऑटो इम्यून सफरर्स आर वुमेन। इसका मतलब है 10 में से 8 जिन्हें ऑटो इम्यून की इशू होती है वो वुमेन है। और आपको पता है इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है? वुमेन आर टेंड टू होल्ड देयर इमोशंस, सप्रेस देयर इमोशंस। हमें अक्सर ये बताया जाता है, राइट, कि यू नो इट्स ओके, थोड़ा सह लो, ज़्यादा मत बोलो, गुस्सा मत करो, लड़कियां गुस्सा करते हुए अच्छा नहीं लगती, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे टाइम से बोली जाती हैं। और अब ये शॉकिंग ट्रूथ सामने आया है। और ऑटो इम्यून डिसीज क्या है? इट्स अ साइकोसोमैटिक इशू, जहां पर आपकी बॉडी में जो सेल्स, आप समझते हैं ऑटो इम्यून, मैं थोड़ा समझाऊं इसे? हाँ, प्लीज। तो देखिए, होता ये है कि इमेजिन करिए कि आपके घर में कोई एक पेट है, ठीक है? अब उस पेट को आप उसके अगर ओनर हैं तो आप उसे प्यार करते हैं, उसे फीड करते हैं, उसका केयर करते हैं, राइट? और वो पेट भी आपको रेसिप्रोकेट करता है। लेकिन क्या होगा अगर आपके घर में कोई इंट्रूडर आ जाए या फिर कोई बाहर से कोई आ जाए और उस पेट को वो ड्रग कर दे किसी रीजन से? अब वो पेट क्या करेगा? वो अपने ही ओनर के प्रति वाइल्ड हो जाएगा, उसे अटैक करने लगेगा, उसे कुछ स्क्रैच करने लगेगा, परेशान करने लगेगा। तो जो पेट आपका पेट था वो किसी रीजन से बाहर के किसी इन्फ्लुएंस की वजह से जो है वो अटैक करने लगता है। बस ऐसा ही कुछ हमारी बॉडी में होता है। हमारे ओन जो इम्यूनिटी सेल्स होती हैं वो किसी रीजन से कंफ्यूज होकर के अपनी ही बॉडी को, अपनी इम्यूनिटी को अटैक करने लगती है। और यही ऑटो इम्यून के कंडीशन है। ऑटो इम्यून में बहुत सारी डिसीज होती हैं, मोर देन 100 डिसीजेज हैं, जिसमें कि डायबिटीज़ एक ऑटो इम्यून डिसीज़ है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक ऑटो इम्यून डिसीज़ है, इवन थायराइड भी है, और मोटापा भी उसी का एक रीज़न है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि वुमेन स्पेशली एक सर्टेन एज आने के बाद में वो बहुत ज़्यादा फैट स्टोर करते हैं अपने यहाँ पर
अपने आर्म्स के नीचे, अपने बेली बटन के नीचे। तो ये जो स्टोर्ड इमोशंस, इसलिए नहीं कि वो सडनली उन्हें बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर दिया है, वेल ऑफ कोर्स द डाइट शुड बी टेकन केयर ऑफ, बट एट द सेम टाइम मैंने बहुत केसेस में ये नोटिस किया है कि मेरे पास जितने भी क्लाइंट्स आते हैं और जितने भी मुझसे कोचिंग और हीलिंग के लिए आते हैं, उसमें मेजॉरिटी 95% इश्यूज ऑफ वेट पुट ऑन करने का कारण होता है इमोशनल स्ट्रेस। या तो उनके रिलेशनशिप में कोई ट्रॉमा होता है, या तो वो किसी डिवोर्स के थ्रू गुजर रही होती हैं, या तो फिर घर में एक हेल्दी हैप्पी एनवायरनमेंट नहीं होता है और वो इमोशनली ड्रेन्ड होती हैं और इस वजह से वो डेवलप करती हैं। तो दीज आर द सिम्टम्स, दीज आर द सिग्नल्स दैट यू नीड अ हीलिंग। ओके, बहुत सारे सिम्टम्स हैं। मतलब आइदर एक स्टूडेंट है या वर्किंग प्रोफेशनल है, एनीवन, सबको मुझे लगता है कि अगर इतने सारे दायरे हैं, इनमें से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ किसी ने ना फील किया ही किया होगा हमेशा, बिकॉज एट सम पॉइंट ऑफ टाइम एवरी वन ऑफ अस नीड्स हीलिंग, तो हमको चाहिए। ये मोडालिटी में प्राणवायु का ब्लॉकेज, आपने जो एनर्जी का ब्लॉकेज है उसको क्लियर किया, कैसे क्लियर किया? मतलब हाउ हाउ वो चीज़ आपने बाहर से एनर्जी को रीलोकेट किया या उसको डिफरेंट पाथ कैसे किया? मतलब आई विल। तो बेसिकली जैसा मैंने कहा कि ये मोडालिटी निकलती है वन ऑफ द मार्शल आर्ट्स, एंशिएंट मार्शल आर्ट टेक्निक से, राइट? जिसे कि जेन मास्टर्स जो बहुत थाउजेंड्स ईयर्स बैक जेन मास्टर परफॉर्म करते थे अपने वॉरियर्स पे, राइट? क्योंकि अगर वो वॉर पे हैं और वो फाइट कर रहे हैं और सडनली उनको चोट लग गई, तो वो तो बैटल ग्राउंड छोड़ के नहीं जा सकते, राइट? उन्हें उसी वक्त फिक्स करना पड़ेगा। और आपने देखा भी होगा, ये चीज़ हमारे आयुर्वेदा में भी लिखा हुआ है, हमारे एंशिएंट विजडम में भी बताया गया है कि हमारी बॉडी में सर्टेन मेरिडियन पॉइंट्स होते हैं, जिसे हम एक्यूपंक्चर बोलते हैं, राइट? तो कहीं ना कहीं ये सब निकला एक ही, मुझे लगता है कि थाउजेंड्स ईयर बैक ये सब स्टार्ट शायद यहीं से हुआ होगा। और एट सम पॉइंट वो विजडम लूज कर गए हम यहाँ पे, और वो कहीं ना कहीं शायद चाइना, जापान वहाँ गया और फिर हम वहाँ से सीख रहे हैं। बट मुझे लगता है एट सम पॉइंट थाउजेंड्स ईयर्स बैक शायद ये सब कुछ कनेक्टेड हो। बट पॉइंट इज कि ये वहाँ उस पॉइंट्स को प्रेस करने से आपकी एनर्जी फ्लो, आपका प्रवाह शुरू हो जाता है, एनर्जी का प्रवाह शुरू हो जाता है, और उस वजह से आप ऐसे वाइब्रेशंस और इमोशन। तो ये मोडालिटी इतनी इफेक्टिव इसलिए है क्योंकि ये आपको सिर्फ इमोशनल लेवल पे नहीं बट फिजिकल लेवल पे, डीप टिश्यू लेवल पे भी हील करना स्टार्ट कर देती है, और आप इसलिए बॉडी में वो फील करते हो इमीडिएटली। So in this healing, we pat on that particular area, that particular point, जहाँ से आपकी ये हीलिंग का प्रोसेस या फिर जो वो एनर्जी है पूरी, वहाँ से फ्लो उसका रेगुलेट होता है। और एब्सोल्युटली आप ऐसे उसमें टूल्स हैं, टेक्निक्स हैं, मतलब वो तो परफॉर्म करना पड़ेगा, बट ये मैं बता सकती हूँ कि ऐसे टूल्स और टेक्निक्स और ऐसे पॉइंट्स और ऐसे पोजीशंस और ऐसी हम मूवमेंट्स करते हैं बॉडी पे कि वो इमीडिएटली आप एनर्जी को फ्लो स्टार्ट कर दें। do we have anything which you can perform here live in the studio? Any activity थोड़ा सा भी डिफरेंस फील हो जिससे हमें, या फिर कुछ हम कोशिश मैं कर सकते महसूस हैं। कर पाऊँ इस छोटी सी चीज़ को, या फिर ओके, तो इसमें बेसिकली मैं कोशिश करती हूँ, लेकिन इसमें मैं आपको थोड़ा और डिटेल ये बता दूँ कि इसमें हम आपके सेंसेस को जगाते हैं। जैसे हमारे 5 सेंसेस होते हैं ना, काइनेटिक सेंस, ऑल्फैक्टरी सेंस, विजन, राइट, स्मेल, टच, एवरीथिंग। तो इसमें हम सारे सेंसेस को जगाते हैं, उसके डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स होते हैं, और उसमें से एक होता है जिसमें कि स्पाइन भी हम हील कर सकते हैं। मतलब मैंने क्लाइंट्स को देखा हुआ है कि जो ईयर्स ऑफ बैक पेन जिनको हो रहा था, एक मेरे पास क्लाइंट आई थी जो कि 3 साल हो गए उनकी उन्हें मदर बन के, और पिछले 3 साल में, जिसमें कि प्रेगनेंसी पीरियड भी इंक्लूडेड है, वो अपने बैक पे सो ही नहीं पाती हैं। मतलब वो उन्होंने कहा कि मैं अपने बैक पे सो ही नहीं पाई, और जब मैंने ये थेरेपी उन पे परफॉर्म करी तो वो ना सिर्फ अपने बैक पे थी कंप्लीटली, वो वहाँ पे 2 घंटे उन्होंने वो परफॉर्म भी करवाया बहुत कंफर्टेबली, और उसके बाद से आज तक एवरी नाइट शी इज वेरी कंफर्टेबली स्लीपिंग ऑन हर बैक। So this has healed her back completely. So that was a very major thing because back pain is a very common issue these days. तो वो एक एनर्जी फ्लो स्टार्ट हो गया उनका, और ऐसे बहुत सारी हम चीज़ें कर सकते हैं। अभी मैं आपको एक छोटा सा डेमो देती हूँ। ये वैसे तो डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है सेंसरी एनर्जेटिक्स के, लेकिन ये कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी से इसमें प्ले होता है। तो आप एक काम करिए, आप अपने दोनों हाथों को, ये जैक फील्ड बहुत कॉमनली अपने सेशन में कराते थे। remove the watch. यस,
ठीक है। तो आपने देखा होगा आपके राइट बिलो योर पाम पहला जो रिंकल है, फर्स्ट रिंकल, ये दोनों रिंकल्स को कनेक्ट करिए, राइट? और आप भी करिए, और इसको हाथ जो है जितना हो सके स्ट्रेच करते हुए ओपन करिए, ओके? और अपने दोनों मिडिल फिंगर्स को ऑब्जर्व करिए, ध्यान से ऑब्जर्व करिए। एक मिडिल फिंगर थोड़ा बड़ा और एक थोड़ा छोटा दिखेगा आपको, और अगर नहीं दिख रहा है तो आपने सही अलाइन नहीं किया। आपको दिख रहा है? दिख रहा है? ओके, तो आप फिर से ट्राई करिए आशुतोष, एक बार उस रिंकल से कनेक्ट करते हुए, स्ट्रेच करते हुए दोनों को लेके जाइए, और आप नोटिस करेंगे यस, अब दिखा। एक थोड़ा छोटा है और एक थोड़ा पहले बड़ा है, बराबर था, अब थोड़ा दिखा। सा डिफरेंस रहता है। यस। जो हाथ आपका छोटा है उसे अपने सामने रखिए, ओके? और कुछ 8 टाइम्स हम इसे एक मैसेज देंगे, ठीक है? आप मेरे साथ, आप सब लोग भी रिपीट करिए, ठीक है? ग्रो लॉन्गर, 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 ग्रो लॉन्गर। ग्रो लॉन्गर। ऑलराइट, अब एक बार शेक करिए अच्छे से, अब एक बार रब करिए, और अब इसे फिर से कनेक्ट करिए उसी रिंकल को, और स्ट्रेच करते हुए ओपन करिए। क्या नोटिस किया आपने? इक्वल है? हाँ, थोड़ा थोड़ा अब इक्वल है। आपने नोटिस किया कि जो चीज पहले छोटी बड़ी थी अब वो सडनली इक्वल दिख रही है आपको? हाँ, मतलब इक्वल है। मुझे दिख रहा है यहाँ से, आपका पहले थोड़ा सा ये वाला थोड़ा, अभी मुझे इक्वल दिख रहा है, ओके? तो द पॉइंट इज कि अब आपने क्या किया, आपकी एनर्जी थ्रू योर माइंड जो फ्लो हो रही थी आपके हैंड में, आपने उसे इंस्टेंटली सिग्नल दिया। जब वो थोड़ा छोटा दिखा, आपके आपके टिश्यूज हियर यू, राइट? योर सेल्स हियर यू। आपने उसे मैसेज दिया, और जैसे ही आपने किया, आपके सारे डीप टिश्यू लेवल पे सारे सेल्स प्लेड अ रोल हियर, एंड दे ट्राइड ऑल देयर बेस्ट टू कैच अप। सो इट्स अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल। मैं आपको एक और छोटा सा ची बॉल का एग्जाम्पल देती हूँ। ये हम रेकी में भी यूज करते हैं, और ये हम यहाँ भी यूज कर सकते हैं, सेंसरी एनर्जेटिक्स में भी। तो सबसे पहले आप अपनी आंखें बंद करिए, ठीक है? अब अपने दोनों पाम्स खोलिए, ओके? एक बार अगर स्वेट है तो थोड़ा क्लियर करिए, और मेक श्योर करिए कि वो ड्राई रहे, और हमारी ऑडियंस भी कर सकती है। इसे धीरे से आंख बंद करिए, और अब इसे रब करिए अपने हाथों को, ओके? करिए, रब करते रहिए। अब बहुत जेंटली अपनी आंखें बंद रखिए, और बहुत जेंटली दोनों पाम्स को हल्के से डिस्टेंस के साथ अपार्ट करिए। बस, अब रब मत करिए, बस अपने दोनों पाम्स को अपार्ट करिए। अब आप इमेजिन करिए कि आपके दोनों हाथ के बीच में कोई आटे की लोई है, और आप उसे जेंटली ऐसा रोल कर रहे हैं, गोल गोल, हल्का सा रोल करिए। ओ, पुश एंड पुल ऑब्जर्व हो रहा है कुछ। यस। अब आप धीरे धीरे अपने पाम्स को थोड़ा पास में लाइए। जब आप पाम पास में लाने की कोशिश करेंगे, वो आपको ऑटोमेटिकली पुश करेगा, रिपेल करेगा। एग्जैक्टली। आप नोटिस करेंगे कि आप जब बॉल, आप उसके साथ खेल सकते हैं। आप थोड़ा अपने हाथ को मूव करते रहिए, क्लॉकवाइज, There is some energy, right? देयर इज समथिंग देयर। वेल, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड अराउंड अस। और इसी एनर्जी को हम यूज करते हैं, ये आपकी खुद की एनर्जी है, और यही एनर्जी यूज होती है आपको हील करने में। तो जब हम ये सारे इमोशंस के साथ गुजरते हैं, ऐसा क्या होता है कि आपने कुछ देखा और आप इमोशनल हो गए, आपकी आंख से आंसू निकलते हैं। आपकी आंखों ने देखा, या फिर आपको किसी ने बुरा कहा, आपके कानों ने सुना, लेकिन आंसू आंख से निकलते हैं। तो कान से आंख का सफर जो है वो इमोशंस के थ्रू ट्रैवल हुआ। सेम चीज होता है कि आप कुछ अच्छी मूवी देखते हैं, आपको हंसी आती है, आप इमोशनल भी होते हैं। आप कहीं पे कोई एक न्यूज़ सुनते हैं, कोई फ़ोन पे कहता है, या फिर कभी कुछ पता चलता है, और आप सडनली रोने लगते हैं या फिर इमोशनल हो जाते हैं। तो देखिए कितना ज़्यादा इमोशंस और एनर्जी प्ले करती है हमारे अंदर, और यही इसी एनर्जी को हमें फ्री फ्लो में रखना है, एक होमोस्टेसिस में रखना है। और जब ये नहीं होता, तभी हम साइकोसोमैटिक डिसीज़ डेवलप करते हैं, और इस मोडालिटी से बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हुआ है। और वही मेरी This modality can be performed in vigilance to some practitioner or बिल्कुल। तो मैं एक सर्टिफाइड सेंसरी एनर्जेटिक्स हीलर हूँ, और ये इसके लिए इस मोडालिटी को सीखना पड़ता है लोगों को, और वो ज्वाइन कर सकते हैं इस मोडालिटी को
बहुत उस पर्टिकुलर सेंसरी एनर्जेटिक्स हीलिंग को। तो मैं उसकी सर्टिफाइड प्रोफेशनल फैसिलिटेटर हूँ, और मैं डबल सर्टिफाइड हूँ क्योंकि मैं नॉट जस्ट सेंसेस, मैं स्पाइन भी परफॉर्म कर सकती हूँ, और लोग इसे सीख सकते हैं, और सीख करके वो खुद को हील कर सकते हैं, दूसरों को हील कर सकते हैं। और ये बहुत इफ़ेक्टिव है, क्योंकि आपको इसका इफ़ेक्ट के लिए वेट नहीं करना है, आप सडनली अपने बॉडी में उसे फील करना स्टार्ट कर देते हैं, और यहाँ से बहुत सारी नई चीज़ों की भी शुरुआत होती है आशुतोष। नॉट जस्ट दैट यू हील योर फिजिकल इश्यूज, बट धीरे धीरे आप ना बहुत सारे इम्प्रोवाइजेशन में हमने देखा है कि लोगों के आईसाइट इंप्रूव हुए हैं, लोगों के सेंसेस स्ट्रांग हो गए हैं। जैसे वो कुछ लोग बोलते हैं सेशन के बाद में कि मुझे खाने में बहुत टेस्ट आ रहा है, या फिर मुझे फील हो रहा है, मुझे कलर बहुत वाइब्रेंट दिख रहे हैं, और उनकी फिजिकल इंटीमेसी इंप्रूव हुई है, लोगों के रिलेशनशिप्स इंप्रूव हुए हैं। तो ऐसे बहुत सारे बेनिफिट्स हमने देखे हैं, लोगों की स्लीप पैटर्न फिक्स हुई है, लोगों के डाइजेशन इश्यूज फिक्स हुए हैं। ये इंटरकनेक्टेड भी हो सकता है ना, लाइक इस समवन इज सेइंग कि मेरे सर में दर्द हो रहा है, एंड उसको एक अच्छे अपने डॉक्टर से दिखाया, तो उन्होंने उसको बताया कि यू नीड स्पेक्स, राइट, उन्होंने चश्मे पहने, उसका सर दर्द भी ठीक हो गया। तो इट्स लाइक कि यू हैव पॉइंटेड सम, एक ऐसा पॉइंट आपने हील किया है जिसके वजह से और भी इंटरकनेक्टेड और छोटे छोटे पॉइंट्स थे जो इंटरकनेक्टेड थे आपस में, एंड वो भी हील हो गए। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, वही आपने बहुत सही बात कही कि बॉडी में एक प्रॉब्लम हमेशा उसी एरिया पे नहीं होती। कई बार वन प्रॉब्लम कैन मैनिफेस्ट मोर प्रॉब्लम्स इन द बॉडी। सो इसके थ्रू आप होलिस्टिकल, इसीलिए मैंने इसे होलिस्टिक हीलिंग में कहा कि ये एक होलिस्टिक हीलिंग मोडालिटी है, और ये बहुत सारे मायनों में आपको फिक्स कर सकती है। ऑफ कोर्स कई बार एक सेशन लगता है, कई बार मल्टीपल सेशंस लगते हैं इसे के, लेकिन इवेंचुअली आप you will start noticing the difference very early on. ओके, वेल एक बहुत अच्छा मेरे दिमाग में सवाल आ रहा है कि जब आपने इसे डिफरेंट डिफरेंट, बिकॉज इंडिया में मैंने बहुत ही कम लोगों को शायद अभी तक देखा नहीं है इसे परफॉर्म करते हुए, वी हैव परफॉर्म्ड इट आउटसाइड इंडिया। सो मुझे ऐसा लगता है कि इमोशनल कनेक्ट और अपने बिलीव्स बहुत अलग हैं, हमारे इंडियन बिलीव्स बहुत अलग हैं, और बाकी दूसरे कंट्री के बिलीव्स अलग हैं, मेन के बिलीव्स अलग हैं, वुमेन के बिलीव्स अलग हैं, उनके अपने एक्सपीरियंसेस अलग अलग हैं। So when you perform this modality on different gender people, different geographical people from different geographies, so क्या सेम तरीके का आपको एक्सपीरियंस मिलता है, जो इमोशंस हैं ब्रेक आउट होता है, वो क्या सेम मिलता है या थोड़ा डिफरेंस रहता है? बिल्कुल, और ये बहुत वैलिड क्वेश्चन पूछा आपने, क्योंकि ये आप बिल्कुल करेक्ट हैं यहाँ पर, क्योंकि मेन और वुमेन का इमोशंस को परसीव करने का और रिलीज करने का तरीका अलग होता है। करेक्ट। हमने अमूमन ये देखा है कि मेन जो है वो बहुत इजीली इमोशंस रिलीज नहीं करते हैं और स्टोर करते हैं, और ये बिल्कुल हम जब ये सेशन परफॉर्म करते हैं इस मोडालिटी में, तो ये भी हमने देखा है कि जितना इफेक्ट हमें वुमेन में नज़र आता है उतना नहीं हमें मेन में नज़र आता है। लेकिन डिस्पाइट ऑफ दैट, सी, इसका इंटेंशन या गोल हमें ये महसूस करना नहीं है कि कितना कोई वाइब्रेट कर रहा है या फिर कितना उसे फील हो रहा है। हमारा इंटेंशन इसके पीछे ये है कि आफ्टर द थेरेपी क्या आपको वो डिफरेंस फील हुआ, जो इश्यूज आप स्ट्रगल कर रहे थे उसमें आपको कोई इम्प्रोवाइजेशन दिखा, और वो दोनों में देखा गया है। हो सकता है कि मेन और वुमेन परफॉर्म अलग तरीके से करें, वो रिएक्ट अलग तरीके से करें, लेकिन इफेक्ट दोनों में इक्वली दिखाई दिया है। दोनों मेन और वुमेन पे ये परफॉर्म किया जा सकता है इन अ सेम वे, क्योंकि जब आप एनर्जी फ्लो करते हो तो आप एक बॉडी से एनर्जी की बात कर रहे हो। हमारे कुछ ओपन एंट्रेंस पॉइंट्स होते हैं, जैसे हमारे हाथ, हमारे फीट, हमारा हेड जो कि हम क्राउन चक्रा कहते हैं, एंड हमारे इंटीमेट मसल्स। तो ये कुछ पॉइंट्स होते हैं जहाँ से एनर्जी को हील किया जा सकता है। तो हम इन सभी पे काम करते हैं। इट्स ऑलमोस्ट आई वुड से लेस टच और नो टच काइंड ऑफ अ थेरेपी जिसे हम परफॉर्म करते हैं, और इसमें पर्सन अपनी एनर्जी को खुद ही परफॉर्म करता है जस्ट विद द हेल्प ऑफ अ फैसिलिटेटर। जोग्राफिकली भी आपने कोई डिफरेंस देखा है? बिकॉज मुझे लगता है कि बहुत रिलेशनशिप में डिफरेंसेस हैं इंडियन और अगर बाहर की बात करें तो I must say that you have done your research because your questions are very valid. ये बहुत बहुत ज़्यादा मैंने फेस किया है और देखा है डिफरेंस। क्या है कि आशुतोष, हम इमोशनली बहुत पैडेड हैं। एक अच्छी चीज़ ये है हमारी
हमारे कल्चर की, हमारी सभ्यता की, और एक इंडियन होने के नाते मैं बता सकती हूँ कि हम बहुत इमोशनली पैडेड बैकग्राउंड से आते हैं। हमारे यहाँ पे रिश्तों की वैल्यू की जाती है। अब जाके थोड़ी सिचुएशन बिगड़ रही है मुझे लगता है कहीं ना कहीं, लेकिन अमूमन ये देखा गया है कि हमारे यहाँ पे फैमिली में फादर मदर बहन भाई, और फिर जब शादी भी होती है तो फिर एक नई फैमिली बनती है। तो ये एक बहुत बड़ी इमोशनल पैडिंग है, क्योंकि मैंने वेस्ट में जब मैं परफॉर्म करती हूँ और मैं देखती हूँ तो वहाँ पे सबसे बड़ी जो समस्या निकल के आती है वो है रिलेशनशिप इश्यूज, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स। तो वहाँ पर ऑफ कोर्स लोगों के पास में उस टाइप की स्ट्रेस ज़्यादा होती है और वो इमोशनली डैमेज हो जाते हैं, डिवोर्सेस होते हैं, तो वहाँ पे उनके इमोशनल ट्रॉमा सेव होते हैं। जबकि हमारे यहाँ पर वर्क रिलेटेड स्ट्रेस या फिर फाइनेंस रिलेटेड स्ट्रेस ये ज़्यादा देखे गए हैं। तो यू आर राइट कि इश्यूज दोनों जगह हैं, बट हाँ इश्यूज के आई वुड से कि सोर्सेज अलग अलग हैं, लेकिन अल्टीमेटली बॉडी परसीव्स एवरीथिंग। फॉर बॉडी को ये नहीं पता कि टाइगर चेस कर रहा है या लायन चेस कर रहा है, बॉडी जस्ट टेक्स इट एज अ थ्रेट, राइट। सो हमारी बॉडी में दो सिस्टम्स होते हैं। अगर आपके पास टाइम होगा तो मैं थोड़ा सा बताती हूँ कि एक है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और एक है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, राइट। सो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इज द स्टेट ऑफ रेस्ट एंड डाइजेस्ट, जो कि हम हमेशा से करते आ रहे हैं, राइट। ह्यूमन काइंड भी बहुत अलग नहीं है एनिमल से, बस हम थोड़े कॉन्शियस स्पीशीज हैं, राइट। तो हम अपने एक होमोस्टेसिस स्टेट में चलते हैं। और पुराने ज़माने में जब हम हंटर्स और गैदरर्स हुआ करते थे तो हमारे अब देखिए, अगर अभी हम यहाँ बैठे हैं पॉडकास्ट कर रहे हैं, सडनली अगर यहाँ पर एक सांप छोड़ दिया जाए तो आपका रिएक्शन क्या होगा? फाइट और फ्लाइट। फाइट और फ्लाइट। सडनली आपका कॉर्टिसोल रिलीज होगा, आपकी बॉडी रिएक्ट करने लग जाएगी। आपको सिग्नल भी देने का जरूरत नहीं है, आपकी बॉडी रिएक्ट कर जाएगी, राइट। आजकल हमने वो टाइगर और लायन को अपने बॉस के रूप में देखना शुरू किया, आसपास बना लिया है। कभी लाइफ पार्टनर हमें वो शक्ल ले लेता है, कभी बॉस वो शक्ल ले लेता है, कभी फाइनेंशियल स्ट्रेस वो शक्ल ले लेता है, और हम और ज़्यादा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में, जो कि फाइट और फ्लाइट मोड आपने कहा, उसमें जीने लगते हैं। तो सिचुएशन अलग अलग जगह पे, समस्याएं अलग हैं, लेकिन उसे बॉडी कैसे परसीव करती है और कैसे इमोशनल ट्रॉमास डेवलप करती है, इमोशनल ब्लॉकेजेस डेवलप करती है, वो प्रीटी मच सेम है। इतनी सारी मोडालिटीज़ के बीच में मुझे एक ऐसा लगता है कि ब्रेथ वर्क एक ऐसा सिस्टम ऑफ हीलिंग है जिसको हम इजीली अपने घरों पर, अपनी जगहों पर बैठकर, चाहे वो ऑफिस में भी बैठा हो कोई इंसान या फिर कुछ भी काम कर रहा हो, वी कैन परफॉर्म इट। आई कैन परफॉर्म व्हाइल हैव बिफोर दिस पॉडकास्ट, है ना। एक ऐसी मोडालिटी है जिसको हर कोई कर सकता है, बट एक गाइडेंस हो। सो व्हाट इट दिस टर्म ब्रेथ वर्क मीन्स, क्या क्या होता है इसके अंदर, उसको कैसे परफॉर्म कर सकते हैं? बिल्कुल। और आई थिंक हमने अपने बिगिनिंग में शायद मैंने बताना मैं मिस कर गई जब मैं मोडालिटीज़ बता रही थी कि आई एम अ सर्टिफाइड ब्रेथ वर्क 90 ब्रेथ वर्क कोच एज वेल। तो ब्रेथ वर्क जो है वो आप किसी भी मोडालिटी में जाइए, आपको सबसे पहले अपनी सांसों का नियंत्रण बताया जाता है। आपने सुना होगा बहुत सारे हीलर से भी कि चाहे वो NLP हो, चाहे वो रेकी हो, या फिर कोई भी ऐसी मोडालिटी हो, और इवन सेंसरी एनर्जेटिक्स में भी ब्रेथ इज द फर्स्ट थिंग, क्योंकि ब्रेथ इज अ प्राणा। हर एक सांस, हर एक श्वास आपको जन्म देती है, राइट, आपको लाइफ देती है, न्यू सेल्स बनते हैं, बिल्कुल न्यू सेल्स बनते हैं। और सबसे बड़ी सिचुएशन आज की डेट में ये है कि हम जब इस फ्लाइट और फाइट मोड में जो हमने अभी बातें करी, उसके कारण हमारे जो ब्रेथ का साइकिल है, जो ड्यूरेशन है, वो शॉर्टन हो गया है। सम 40% हमारा ब्रेथ साइकिल शॉर्ट हो गया है। पहले हम डीप ब्रीथिंग किया करते थे, जो हमारे यहाँ पे कई वेदा और शास्त्रास में लिखा हुआ है, अब हमने उसे कम कर दिया। अब हम बहुत शैलो ब्रीथिंग करते हैं, बहुत जल्दी ब्रीथिंग करते हैं। लेकिन आप देखिएगा, कोई भी पर्सन अगर डिप्रेस है, या फिर बहुत गुस्से में है, या फिर बहुत ज़्यादा झुंझलाहट में है, आप उसे सिर्फ और सिर्फ 15 बार, 10 से 15 बार बैठा के डबल ब्रीदिंग करवाइए, आपको उसकी फिजियोलॉजी चेंज दिखेगी। चलिए अभी हम करके देखते हैं, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। रिलैक्स योर सेल्फ, रिलैक्स योर मसल्स, और आप सब भी करिए पीछे, रिलैक्स योर सेल्फ, ओके। हमें करना ये है कि इसके ब्रेथ वर्क के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। आज हम अभी डबल ब्रेथ और डीप ब्रीथिंग करेंगे। तो जब हम स्टार्ट करेंगे तो आपको पहले एक ब्रेथ लेना है और उसे छोड़ना नहीं है, उसी के बाद आपको दूसरा लेना है, ठीक है। डबल ब्रेथ जब स्टोर हो जाएगी, फिर हमको माउथ से एक्सहेल करना है, और ऐसे एक्सहेल करना है कि इमेजिन करिए कि आपसे कुछ 4 या 5 फीट पे कुछ कैंडल्स रखी हैं और आप उसे ब्लो कर रहे हैं। आप मुझे करके दिखाइए। मैं आपको बताती हूँ। तो आपको स्टार्ट ऐसे करना है।
Okay. All right, let's start. Second one. Okay. Louder from your mouth as though you're blowing the candle. Okay. Let's start. We're going to do it 8 times. Start. Deeper. Last one. आपको अपने ब्रेन में कुछ फील हो रहा है, टिंगली? Yes. एक हाई सा फील हो रहा है, आपके हाथों के टिप्स में एक हाई फील हो रहा है, आपको थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा जैसे आप घूम रहे हैं, राइट? दैट इज ऑक्सीजन रीच टू योर ब्रेन. Okay. This is double breathing. दिस इज डबल ब्रीथिंग. और इमेजिन करिए, इसी को अगर आप 15 से 20 बार हर दिन सुबेरे या फिर रात में सोने से पहले करें, आपकी नींद फिक्स होगी, आपको सडनली रिलैक्स फील होगा, जो भी थॉट्स चल रहे हैं वो उस पर आप कंट्रोल कर सकेंगे. एंगर, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, आपकी बॉडी को सोचने का वक्त ही नहीं मिलेगा. जब आप ब्रीथिंग में जब आप इन्वॉल्व थे, कोई भी थॉट आया आपके पास? आ ही नहीं सकता, क्योंकि आपने अपना ब्रेन, अपना माइंड, अपने ब्रेथ सबको एंगेज कर दिया. और वो सडनली आपको ऑक्सीजन जब जाती है और वो टैप करती है आपके ब्रेन में, तो उससे आप रिलीज करते हो. तो ब्रेथ वर्क एक बहुत ही कॉमन मतलब मैं तो मोडालिटी नहीं कहूँगी, इट्स अ बेसिक बेसिस ऑफ एनीथिंग. लेकिन हर एक मोडालिटी में हम ये करते हैं, और सेंसरी एनर्जेटिक्स में हम इस पे ही विजय पाते हैं, इस पे ही कंट्रोल करते हैं. It was the best takeaway from this podcast, and I really enjoyed having a conversation with you. Thanks for being with us here in this podcast. My pleasure. Any message to our listeners? Last, any message that can help them, जो अच्छा उनको sustain करने में अपनी energy को help करे. बिल्कुल. तो मैं कुछ छोटे मोटे टिप्स जरूर शेयर. इन साथ में वो कैसे आपसे कनेक्ट कर सकते हैं, प्लीज? बिल्कुल. आई थिंक मैं अपना डिटेल्स आपको दे दूंगी, शायद आप अपने पुट इन द डिस्क्रिप्शन, बट प्लीज आप यहाँ पे भी सबको प्लीज बताएं. एब्सोल्युटली, यू कैन रीच आउट टू मी. आई हैव माय चैनल थ्रू इंस्टा, द स्पिरिचुअल सेज. और कोई भी मुझसे कनेक्ट कर सकता है, एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वो मुझसे जुड़ सकते हैं, और हम इस मोडालिटी के बारे में, हीलिंग के बारे में बात कर सकते हैं. बट अभी आपके व्यूअर्स को मैं कुछ टिप्स देती हूँ. सबसे पहला, तो जब आप अपने स्लीप को फिक्स करिए. हर दिन जिस वक्त आप सोने जाते हैं, वो टाइम और उठने का वक्त, उसे फिक्स करिए. इंक्लूडिंग वीकेंड्स. इंक्लूडिंग वीकेंड्स. अगर आप 8 बजे जाते हैं, 9 बजे जाते हैं, 10 बजे जाते हैं, या फिर 11 बजे जाते हैं, उसे चेंज मत करिए, उसे फिक्स रखिए. नेक्स्ट डे जब आप उठते हैं, उसे भी फिक्स रखिए. जस्ट बाय फिक्सिंग योर दिस स्लीप टाइम कंप्लीटली शिफ्ट्स योर बॉडी एनर्जी. दैट इज वन. सेकेंड, जो मैं सबको सजेस्ट करूँगी, सोने जाने के पहले प्लीज़ फॉर गॉड सेक 1 घंटे पहले स्क्रॉल मत करिए, गैजेट्स मत देखिए, किसी भी प्रकार के गैजेट्स. इट कुड बी टीवी, इट कुड बी फ़ोन, लैपटॉप, पता नहीं आपके कितने सारे चैनल्स होंगे, लेकिन बंद करिए. 1 घंटे पहले आप उसे मत यूज़ करिए. और 15 मिनट पहले जब आप बेड पे जा चुके होते हैं, आप बैठते हैं, सीधे जा कर के सोना मत शुरू करिए. बैठिए बेड पे, अपने बॉडी को रिलैक्स करिए, और जो अभी हमने ब्रीदिंग एक्सरसाइज करी, दोनों हाथों को एक पाम को दूसरे पाम पे रखिए. जब आपके 2 पाम टच होते हैं, तो ये एक लूप कनेक्ट करता है आपकी बॉडी में, आपकी एनर्जी को एक सर्कुलर मोशन में डालता है. तो आप उसे रखिए और इसी ब्रेथ वर्क को रिपीट करिए कम से कम 15 से 20 बार. आप देखिए, जब आप इसे रिपीट करते हो, डबल ब्रीदिंग करते हो, जब आप सोते हैं, आपकी नींद फिक्स होगी, आपके डाइजेशन इश्यूज फिक्स होंगे, आपके रिलेशनशिप तक फिक्स होंगे. ये मैं गारंटी देती हूँ. So this is a guaranteed approach. So thanks for watching this podcast till now. अगर आपने यहाँ तक देखा है तो आपका दिल से आभार. और इस पॉडकास्ट में बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं, ऐसे टेक अवेज हैं जो आपको डेफिनेटली इट विल हेल्प यू इन मेकिंग योर पर्सनल रिलेशनशिप स्ट्रॉन्गर, मेक योर पर्सनैलिटी स्ट्रॉन्गर, राइट? एंड all the details of Mansi will be shared in the description. Thanks for listening to this podcast. और एक छोटी सी चीज़ मैं कहना चाहता हूँ आप सभी से कि भारत बहुत सारे ऐसे मोडालिटीज़ का खदान रहा है, और ये सोचने वाली बात है. मैं इस पॉडकास्ट को एक प्रश्न के साथ आप सभी के साथ ख़त्म करना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों होता है कि हम योग का जब तक योगा नहीं हो जाता तब तक हम उसे अपनी लाइफ में इनकलकेट नहीं करते हैं. सो दिस इज़ अ वेरी अलार्मिंग सिचुएशन, जो हमारी बहुत सारी ऐसी
हीलिंग टेक्निक्स हैं, जब वो वेस्टर्नाइज होकर हमारे पास आती हैं तब हम उसे एक्सेप्टेंस देते हैं. सो दिस इज ये आप सभी के ऊपर मैं छोड़ता हूँ, ये कैसा होना चाहिए, इसका क्या जवाब है, क्या सॉल्यूशन है, ये सब आप मुझे बताएंगे कमेंट्स में. टिल देन मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में. थैंक्स फॉर लिसनिंग. बाय बाय.